हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि इस रिएक्शन से इतनी बड़ी एनर्जी डेवलप होती है। अगर आपने दोस्तों सूर्य और बाद बाकी नक्षत्रों और तारों को देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि उनके पास जो है ना एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है। पर आपने कभी ये सोचा है कि इनके पास इतनी बड़ी एनर्जी आखिर में आती कहां से है? इनकी एनर्जी का राज क्या है? तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता क्या है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस in which two light nuclei combined to form a heavy stable nucleus with the liberation of an enormous amount of energy। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस विद द लिबरेशन ऑफ एनॉर्मियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। राइट, तो इस चीज को अगर इक्वेशन के थ्रू देखने की कोशिश की जाए तो लाइक हाइड्रोजन को, क्योंकि देखिए सबसे हल्का अगर किसी एलिमेंट्स की बात की जाए तो आपको जैसे पता होगा कि वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3, जिसमें से यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो अगर हम इसमें ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम को लेते हैं, यानी हाइड्रोजन के अगर 2 आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम को एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो इसके बाद ये दोनों क्या होता है, फ्यूज होकर कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करता है और वो होता है आपका हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर जो होता है 4 होता है। और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन भी जन्म लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 और 3 5, 4 and 1 5, 1 and 1 2, दिस इज 2 and plus 0 2। तो ये क्या है, एक पूरा बैलेंस इक्वेशन है और इस पूरे के साथ एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी भी जो है इवॉल्व होती है। ओके, और इस एनर्जी का जो यहां पे मान होता है वो आपका 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखने में तो ये एनर्जी जो है ना न्यूक्लियर फ्यूजन वाले एनर्जी से बहुत कम लग रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में याद कीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी आपको मिल रही थी, वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये एनर्जी मात्र 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन घबराइए मत, ये एनर्जी उसकी तुलना में काफी बड़ी एनर्जी है और इसे हम आगे समझेंगे कि कैसे ये एनर्जी जो है ना न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त जो एनर्जी थी उससे भी बड़ी है। ओके, अगर इसी चीज को एक दूसरे इक्वेशन के थ्रू समझा जाए तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रोटियम, जो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप हम बात कर रहे थे प्रोटियम की, अगर हम 4 मोल्स में प्रोटियम को लेते हैं और उनको एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो हमें यहां से हीलियम मिलता है। राइट,
ठीक है, तो प्रोटियम 4 प्रोटियम के आइसोटोप्स को लेकर अगर हम फ्यूज करते हैं तो हमें यहाँ से हीलियम मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 मात्रा में आपको पॉजिट्रॉन भी मिलता है, यानी कि +1 0, ये जो है आपका क्या है, पॉजिट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। साथ ही साथ एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी भी यहाँ पे मिलेगी डेफिनेटली, और वो एनर्जी का जो यहाँ मान होता है वो होता है आपका 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी मिली वो कितनी है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले वाले इक्वेशन आप देख रहे थे तो एनर्जी कितनी थी, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड इक्वेशन में आपने अगर एनर्जी देखा तो वो थी 26.7 मेगा। तो ये एनर्जी जो है ना वो न्यूक्लियस के फ्यूजन पे डिपेंड करती है। अगर हेवी न्यूक्लियस का आप फ्यूजन करते हैं तो वहां पे जो है डेफिनेटली एनर्जी जो है आपको ज्यादा ही मिलेगी, राइट। अगर वहीं पे अगर मान लीजिए कि मैं छोटे लाइट अगर प्रोटियम की बात करूं तो एक प्रोटियम को लिया और उसके साथ एक दूसरे प्रोटियम को मैंने फ्यूज किया, यानी प्रोटियम को प्रोटियम के साथ फ्यूज किया, क्योंकि इससे छोटा तो आपको हल्का एलिमेंट्स तो और मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बन जाता है, ये दोनों प्रोटियम फ्यूज होकर आपको ड्यूट्रियम देते हैं, राइट, यानी हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप जो होता है ड्यूट्रियम आपको मिलता है, यानी प्रोटियम फ्यूज होकर ड्यूट्रियम को देते हैं, और साथ ही यहां से एक आपको पॉजिट्रॉन भी मिलता है और न्यूट्रिनो निकलती है, राइट। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि जब एक प्रोटियम के साथ फ्यूज करता है तो ड्यूटेरियम को देता है और एक पॉजिट्रॉन फॉर्म होता है और साथ में न्यूट्रिनो निकलती है, और इसके साथ ही साथ एक एनर्जी भी निकलती है, और उस एनर्जी का जो मान होता है वो होता है 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक बहुत ही छोटी एनर्जी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा न्यूक्लियस यूज किया, बहुत लाइटर एलिमेंट्स यूज किया, इसलिए एनर्जी का मान जो है बहुत ही छोटा है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटियम को फ्यूज किया था तो इसलिए आपको मिली एनर्जी वो थी 0.46, राइट। दोस्तों, अगर आपने फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा या फ्यूजन के जस्ट मीनिंग को जाना होगा तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइंड आफ्टर मेल्टिंग, यानी कि किसी चीज को गलाने के बाद जो है ना कंबाइंड हो जाना। जैसे कि आप लोहे को गलाकर कहीं पर ढलाई कर देते हैं तो क्या होता है, आप उसको मेल्ट करके ही करते हैं, कंबाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो किसी दो चीज को अगर आप मेल्ट करके एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। लेकिन ये जो फ्यूजन है यहाँ पे क्या ठीक इसी प्रकार से हो रहा है कि दो आप लाइट एटम्स को लाकर एक दूसरे को गलाकर और उसको फ्यूज करके एक हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। तो आइए जानते हैं कि आखिर में यहाँ पे फ्यूजन होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के सबसे हल्के 2 आइसोटोप्स को यूज किया हुआ है, यानी कि प्रोटियम और प्रोटियम। लेकिन इसमें दोनों में एक खास बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसमें प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि आप देखो मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलता है, 0, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन क्या है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, और दोनों के दोनों जो फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे एक ड्यूटेरियम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपको जैसे कि पता होगा कि इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ये आप जानते होंगे, तो इनका न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन फॉर्म करेंगे, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, जिसके चलते ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है ना एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो करीब आएंगे आके फिर क्या होगा, रिपल्सन के कारण दूर चले जाएंगे। तो इनका फिर फ्यूजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको फ्यूजन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको एक बहुत हाई एनर्जी देना पड़ता है। इस हाई एनर्जी को देने के बाद ये क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो
रिपल्सिव फोर्स है वो यहां ब्रेक हो जाता है और फिर इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है जो इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करता है, फ्यूज कर लेता है। तो इसके लिए शर्त क्या है कि इसके लिए आपको एक सुफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी जो है ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके लिए आपको एक काइनेटिक एनर्जी देना पड़ता है और वो काइनेटिक एनर्जी की जो मान होती है हाइड्रोजन के फ्यूजन के लिए वो लगभग 400 ठीक है ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना अगर काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं तो फिर समझ लीजिए कि ये रिपल्सिव फोर्स को तोड़कर अट्रैक्टिव नेचर में हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेगा और ये फ्यूजन पॉसिबल होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे एक रिलेशन आपने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका 3/2 kT होता है। ये रिलेशन आपने देखा होगा। इस रिलेशन से आपको पता चल रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की, राइट। यानी कि आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, डेवलप करने लगता है, बढ़ने लगता है, राइट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हीट देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के इसके न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए आपको एक बहुत बड़ी मात्रा में हीट की जरूरत पड़ती है। और आप अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर अगर आप आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट के सप्लाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, राइट। और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे ही इसका काइनेटिक एनर्जी भी राइज करेगा। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का आप देखो किसी ऑब्जेक्ट का राइज करता है या यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का अगर राइज करता है तो फिर उसके अंदर जो ऑसिलेशन होता है उसका वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। तो ऑसिलेशन इंक्रीज कर जाने का मतलब सोचिए कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो है ना आपकी ऐसी ऑसिलेशन कर रही है, राइट। जैसे कि ऑब्जेक्ट है और ये ऐसी ऑसिलेशन कर रही है तो अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी के मान को बढ़ा दे तो ये क्या होगी, ज्यादा ज्यादा करके ऑसिलेशन करने लगेगी, राइट। तो इसकी ऑसिलेशन के कारण से ये जो है ना एक दूसरे के करीब जो है ना बहुत आसानी से आ जाएगी, जिस कारण से फ्यूजन जो है ना पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है ना, जो कि रिपल्सिव के कारण नहीं हो पा रहा था, अब वो हो पाएगा। जस्ट रीजन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मान आपने क्या किया, बढ़ा दिया, जिसके चलते ऑसिलेशन क्या हुआ, बढ़ गया। और वो ऑसिलेशन क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज लाने की चेष्टा कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ाने से ऑसिलेशन जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, राइट। यानी कि आपको अगर हाइड्रोजन के दो हल्के न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन करना है तो फिर उसके लिए आपको एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ह्यूज अमाउंट में आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये जो हीट है जो आप टेम्परेचर की डेफिनेटली जो है ना टेम्परेचर हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा और ये जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली आप 3 × 10⁹ केल्विन के आसपास होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी टेम्परेचर आपको देनी पड़ेगी तब जाके जो हाइड्रोजन के दो लाइट एलिमेंट्स के बीच में फ्यूजन होगा, दो लाइट न्यूक्लाई में फ्यूजन होगा। लेकिन जानकर आप ये हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी एनर्जी और इतना बड़ा टेम्परेचर तो पृथ्वी पर पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये फ्यूजन रिएक्शन आखिर में होगा कैसे? तो याद रखिएगा कि दिस एनर्जी इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है ना। वी आर नॉट एबल टू गेट दिस एनर्जी थ्रू एनी प्रोसेस ऑन द अर्थ एक्सेप्ट न्यूक्लियर फिजन। यानी कि न्यूक्लियर फिजन को छोड़कर और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप जो है ना इतनी बड़ी टेम्परेचर यानी हीट को डेवलप कर सको, इतनी बड़ी एनर्जी को आप प्राप्त कर सको। तो यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे रिएक्शन को आपको करने के लिए आपको परमाणु बम जैसे बम को जो एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी जो है आपको ये इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि एक परमाणु बम के फोड़ने से नियरली अबाउट 10⁷ केल्विन के आसपास आपको क्या होती है, टेम्परेचर मिलती है, उतनी ज्यादा हीट डेवलप होती है, राइट। तो इतनी बड़ी जो हीट है वो जस्ट इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लगता है। यानी कि जो इसके लिए यानी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वो इनिशियल टेम्परेचर जो है ना आपको कहां से मिलता है, न्यूक्लियर
फ्यूजन रिएक्शन से जो है ना, यानी कि जब परमाणु बम फोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी मिलती है वैसी एनर्जी जो है ना आपको जरूरत होती है जस्ट टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे रिएक्शन को आपको करने के लिए परमाणु बम जैसे एनर्जी को प्राप्त करना पड़ेगा। यानी आप कुल मिलाकर ऐसा कर सकते हैं कि आपको परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जो है ना कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी डेवलप होगी। तो यही कारण है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ना सिंपली पॉसिबल नहीं होता है। दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस, सो वी हैव टू प्रोवाइड सच टेम्परेचर बाय यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यानी कि इतनी बड़ी एनर्जी को हमें न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रोसेस के थ्रू जो है ना सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि आप कह सकते हैं साधारण भाषा में कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको परमाणु बम जैसे बम को फोड़ना पड़ेगा, तब जाके उससे जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी जो है ना जस्ट इस रिएक्शन को क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। यही कारण है ना कि आप देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है ना हाइड्रोजन बम बनता है। इसी प्रोसेस पे काम करके जो है ना हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है। और आपको पता होगा कि एक हाइड्रोजन बम जो होता है वो नियरली हजारों परमाणु बम के बराबर होता है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोजन बम में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि उसमें किया क्या जाता है कि सबसे पहले जो है ना परमाणु बम का जो टेक्नोलॉजी है उसे इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी जो है ना एनर्जी डेवलप की जाती है और उस एनर्जी के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को जो है ना स्टार्ट किया जाता है और फिर उससे जो है ना एक एनर्जी मिलती है जो डेफिनेटली उससे काफी बड़ी होती है। तो यही कारण होता है कि हाइड्रोजन बम जो होता है ना वो मोर पावरफुल होता है देन एटॉमिक बम। ये बात आपको जानना होगा और ये जानना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी मिलती है इज मच मोर देन यू गेट द एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से आप जितना भी एनर्जी पाएंगे उससे कहीं ज्यादा एनर्जी जो आपको कहां से मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है, राइट। एक्चुअली फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है कि दो जो है ना हल्का न्यूक्लियस जो होता है ना वो कंबाइंड होता है और कंबाइंड होकर एक जो है ना हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म करता है, राइट। लेकिन इस समय जो हेवी न्यूक्लियस फॉर्म होता है ना उसका जो मास होता है वो इन दोनों के टोटल मास से कम होता है। यानी कि सपोज कीजिए कि इसका मास जो है ना m1 है और इसका मास जो है m2 है और इस टोटल का मास हमने m एज्यूम किया हुआ है। तो ये जो m जो मास होगा वो डेफिनेटली इनके सम से क्या होगा, कम होगा, राइट। इन दोनों का सम यानी कि m1 प्लस m2 जो आपको मास मिलेगा डेफिनेटली उतना मास इसका भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पूरे का मास से इसका मास थोड़ा कम होगा, जिसे हम मास डिफेक्ट के थ्रू भी जानते हैं। मास डिफेक्ट जिसको हम डेलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मास में जो कमी आई, ये कमी जो है ना उसके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपने आइंस्टाइन का इक्वेशन देखा होगा E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने देखा होगा कि एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है और मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो। ये इक्वेशन जो है आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो मास में कमी आई, ये कमी उसके एनर्जी के रूप में जो है ना कन्वर्ट हो गई और यही एनर्जी जो है ना इस न्यूट्रॉन को क्या प्रोवाइड कराता है, गति प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो सन के पास एनर्जी होती है, यानी कि आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा, आप पता किए होंगे या फिर आपने खुद महसूस किया होगा कि सन के पास जो है ना एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी होती है। पर कभी आपने सोचा है कि ये एनर्जी उसके पास आती कहां से है? तो देखिए उसी को आज हम यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं कि यानी कि एनर्जी रिलीज्ड बाय सन एंड स्टार कैसे होता है। दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा कि सूरज के पास, ठीक है ना, 90% सन, यानी सिर्फ सन ही नहीं स्टार के पास भी 90% जो होती है ना हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस हैं। यानी कि सन के पास 90% क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसें हैं और बाद बाकी जो 10% बच जाता है वो अदर एलिमेंट्स है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि सन और स्टार के पास लगभग 90% जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम जैसी लाइट गैसेस है।
ठीक है ना। तो यही कंबाइंड होकर जो है ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करती है और न्यूक्लियर फ्यूजन करके एक बहुत बड़ी एनर्जी डेवलप करती है, ठीक है ना, जो इसकी सन यानी कि सन और स्टार की एनर्जी का जो एक बहुत बड़ा राज होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा कि सन का जो कोर का टेम्परेचर होता है ना, सन का जो है टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ सन, तो सन का जो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 10⁷ केल्विन होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि 10⁷ केल्विन टेम्परेचर पर तो न्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन का फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आखिर में वहां पे हाइड्रोजन जैसे हल्की गैसें आखिर में फ्यूजन करती कैसे है। तो इसके लिए आपको ये बात समझना होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा वो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा टेम्परेचर पर मैं बात कर रहा हूं, 10⁷ केल्विन टेम्परेचर पर, जो आपका सन का कोर टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी का मान होता है वो लगभग 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। जबकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के फ्यूजन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का मान चाहिए आपको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जो कि ये कभी नहीं दे पा रहा है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर भी इसके लिए सुफिशिएंट नहीं है। तो फिर आपको करना क्या होगा कि आप जो है ना इतनी बड़ी एनर्जी को पालें। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए दोस्तों आपको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझना होगा। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या कहता है? मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से अगर मैं कोई ग्राफ ड्रा करता हूं, अगर ये ग्राफ ड्रा करता हूं, यहां पे जो है ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूं, यानी कि जिसको आप कह सकते हो डेंसिटी के फॉर्म में रहेगा, और यहां पे स्पीड लेता हूं, मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको देखोगे कि एक ग्राफ ऐसे मिलता है, राइट, आपको एक ऐसा ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। तो यहां पे इस मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये बात बता दिया गया है अच्छे से कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप हीट करते हो, ठीक है ना, और उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है और उससे जो उनके अंदर वेलोसिटी एराइज होता है, वो वेलोसिटी हम यहाँ पे एवरेज के रूप में लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वो क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है वो, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स का याद रखिएगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक जैसा नहीं होता है, हर का RMS वैल्यू जो है ना अलग होता है। अगर आपने पढ़ा होगा VRMS तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा √3RT/m, ठीक है ना। यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो मान होता है वो हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम जब इसको लेते हैं तो कैसे लेते हैं, एज अ एवरेज लेते हैं, राइट। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ के अनुसार उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका वेलोसिटी जो है ना काफी अधिक होता है, ठीक है ना, और उनकी वेलोसिटी इतनी अधिक होती है कि उनसे जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है वो नियर अबाउट 600 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, जो कि एक काफी बड़ी एनर्जी है। हालांकि ये सबके पास नहीं होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के पास होता है, और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वही जो है ना फ्यूजन के लिए पॉसिबल होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ना फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के बाद जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो दूसरे रिएक्शन के लिए जो है ना अप्लाई होती है। यानी कि एक बात याद रखिएगा कि फ्यूजन के दौरान एक बार जब आप इतनी बड़ी एनर्जी सप्लाई कर देते हो बाहर से, तो फिर आपको सेकेंड टाइम थर्ड टाइम एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू चलता रहता है अगर एक बार आप एनर्जी सप्लाई कर देते हो एक्सटर्नली। जैसे कि आपको पता होगा कि क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
यानी आपको एक बाहर से हीट क्या करना है, सप्लाई करना है। और वंस अगर आप एक बार एनर्जी सप्लाई कर देते हो तो फिर आपको ये रिएक्शन के लिए सेकेंड टाइम थर्ड टाइम एनर्जी सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस अपने आप कंटिन्यू बना रहेगा, राइट। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है सन के अंदर जो होता है उसे जो है ना हम इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं इजीली। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फ्यूजन रिएक्शन है जो सन के अंदर होता है वो जो है ना वो 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में जो है वो आपका है कि हाइड्रोजन के 2 सबसे हल्के जो है ना जो आइसोटोप्स हैं यानी कि प्रोटियम, वो फ्यूज होके ड्यूटेरियम को फॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पोजिट्रॉन फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रिनो हो रही है और कुछ मात्रा में जो है ना एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो एनर्जी का मान जो है वो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे होंगे आप तो प्रोटियम क्या है, प्रोटियम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है क्योंकि न्यूट्रॉन तो इसके पास है नहीं, राइट। और वहीं पे आप जो ड्यूटेरियम फॉर्म्ड हो रहा है आफ्टर फ्यूजन उसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो है ना एक प्रोटॉन जो है ना एक न्यूट्रॉन में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके एंटी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, एनिहिलेशन कर रहा है, यानी कि इसको मास हेलिनेशन कहते हैं। इस मास हेलिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव आयंस जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड करके वैनिश कर लेता है और इसके दौरान क्या एक गामा पार्टिकल्स को जन्म देता है, राइट। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है मास एनिहिलेशन, यानी कि जिसमें क्या होता है एक पार्टिकल जो है अपने एंटी पार्टिकल के साथ क्या करता है, कंबाइंड करके वैनिश कर लेता है और गामा पार्टिकल जैसे कण को जन्म देता है। सेकेंड स्टेप में आते हैं तो सेकेंड स्टेप में ये जो ड्यूटेरियम हमको मिला, ये ड्यूटेरियम के साथ हम जो है प्रोटियम को फिर से फ्यूज करते हैं तो हमको हीलियम मिलता है 2-3, ये हीलियम के एक आइसोटोप से, और साथ ही साथ गामा पार्टिकल निकलती है, ठीक है ना। और इसके दौरान जो एनर्जी मिलता है वो होता है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हीलियम के इसी 2 आइसोटोप्स को जो हमें यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है लेकर इसके बीच में फ्यूजन करते हैं तो हमें यहां से हीलियम मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ 2 मात्रा में प्रोटियम भी फॉर्म्ड होता है और इसके दौरान कुछ एनर्जी रिवॉल्व होती है और वो एनर्जी का मान लगभग 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये 3 स्टेप में रिएक्शन जो है ना सन के अंदर होता है और इन तीनों रिएक्शन को जब कंबाइंड कर दिया जाता है एक साथ तो ये रिएक्शन फाइनली हो जाता है 4 मोल ऑफ प्रोटियम, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ना कंबाइंड किया जाता है तो ये हीलियम को फॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे न्यूट्रिनो जन्म ले रहा है और 6 मात्रा में यहाँ पे गामा पार्टिकल्स भी रिलीज हो रही है और इसके साथ एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, दैट इज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सन से जो है ना एनर्जी मिलती है तो सन या स्टार सो जो एनर्जी निकलता है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो इसी प्रकार से जो होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज आप ये बात को समझ गए होंगे कि सन के पास आखिर में एनर्जी जो है ना इवॉल्व कैसे होती है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।